So we will start with a new chapter, that is structure of atoms and nuclei. तो लास्ट चैप्टर में हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इन डिटेल देखा है. नाउ वी विल गो अहेड एंड लर्न समथिंग न्यू, that is structure of atoms and nuclei. So chapter number 15, structure of atoms and nuclei. Structure of atoms and nuclei. तो इसी चैप्टर का किसी किसी बुक में और स्पेसिफिकली पुराने टेक्स्ट बुक में दूसरा नाम है. इस चैप्टर को बोला है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. एक ही बात है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर मतलब एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. तो एज द नेम इम्प्लाइज, नाम आपको हिंट दे रहा है कि हमको इस चैप्टर में क्या सीखना है, व्हाट वी वांट टू सी इन डिटेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम के प्रॉपर्टीज क्या है, एटम से जो स्पेक्ट्रा मतलब जो वेवलेंथ एमिट होता है वो कब होता है, अंडर व्हाट कंडीशंस, व्हाट इज द एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एन एटम. फिर एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एन एटम में यू विल लर्न करंटली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एन एटम इज एटम विद न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. फिर न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और इनके प्रॉपर्टीज क्या है. देन व्हाट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेडियोएक्टिव डीके. तो रेडियोएक्टिविटी और रेडियोएक्टिव डीके क्या होता है वे भी हम देखेंगे इन डिटेल, एंड वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव डीके एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, अब एट दिस स्टेज एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, तो आपके सिलेबस के हिसाब से और हमारे करंट नॉलेज के हिसाब से हमको ऑलरेडी पता है एटम मतलब क्या होता है. एटम है, इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज राइट एट द सेंटर, और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द करंटली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एन एटम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. एक्चुअली इससे भी आगे डेवलपमेंट्स हो गए हैं ऑलरेडी. तो अब what now we know is ये जो एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स भी फंडामेंटल नहीं है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ क्वार्क्स. ये करंट एक्सेप्टेड थ्योरी है. एंड हम ऐसा बोलते हैं कि देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट पार्टिकल्स व्हेन दे आर इन द ऑर्बिट, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. तो इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में है तो वो पार्टिकल्स है ही नहीं, दे आर वेव्स. तो दे बिहेव लाइक लूप फॉर्मेशन. सीखा था क्या स्टेशनरी लूप, सीखा था स्टेशनरी लूप हमने, राइट. तो एक्चुअली द आइडिया हियर इज, अभी का जो करंट डेवलपमेंट्स है, इन दैट वी नो एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स. क्वार्क में भी टाइप होते हैं, अप डाउन स्ट्रेन चार्म बॉटम, ऐसा अलग अलग नाम के क्वार्क होते हैं. और इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में है तो वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है. दिस इज द रिसेंट डेवलपमेंट, मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट. बट हमको आपके सिलेबस में ये देखना है, ये सारे जो एटॉमिक मॉडल्स के डेवलपमेंट हुए वो स्टार्ट कहाँ से हुआ. तो पूरा स्टोरी स्टार्ट होता है डेल्टन थ्योरी से. तो डेल्टन्स मॉडल, अगर आपको वेव ऑप्टिक्स याद है अच्छे से, तो वेव ऑप्टिक्स में भी हमने स्टार्ट किया था, हमने मतलब न्यूटन ने स्टार्ट किया था. न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है, रेडिएशन, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पुस्कल्स. ईच कॉर्पुस्कल हैज डिफरेंट साइज एंड मास. डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पुस्कल्स. फिर उस थ्योरी के कुछ सक्सेसेस थे, उस थ्योरी के कुछ फेल्यूअर्स थे. सक्सेस कम थे, फेलियर ज्यादा थे. फॉर एग्जांपल फेल कहाँ पे हो गया वो थ्योरी यहाँ फेल हो गया कि वो बहुत सारे गलत प्रिडिक्शन कर देता है. जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रेयर मीडियम, गलत प्रिडिक्शन था. फॉर एग्जांपल इट कुड नॉट एक्सप्लेन फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. उसके बाद एक नया थ्योरी आया था जिसको हम लोग बोलते हैं यूजेन्स वेव थ्योरी. यूजेन ने लाइट को मतलब रेडिएशन को, लाइट को पार्टिकल की जगह पे क्या ट्रीट किया था, वेव. लेकिन उसने भी गलती कर दी, उसने क्या हुआ था, लॉन्गिट्यूडनल वेव. फिर उस थ्योरी के कुछ सक्सेस थे, कुछ फेलियर थे. सक्सेस था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पाया, पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फिर नया थ्योरी आया, लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो सिमिलरली ये टॉपिक और वो टॉपिक लगभग पैरेलल है, कॉन्सेप्ट सेम है,
जब इनिशियली हमको पता ही नहीं था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, तो तब हमारे पास मशीन्स भी नहीं थे, वी डिड नॉट हैव एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स आल्सो। तो ये क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है, लगभग लगभग 1808, 1808, आज से 210 214 साल पहले, 215 साल पहले की बात है ये। तो दैट टाइम हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जो हमको बता पाए कि एग्जैक्टली सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट क्या है। तो क्या करोगे, तोड़ते जाओगे। तब क्या था, हैमर था, मारते जाओ सब्सटेंस को। तो यू कीप ऑन ब्रेकिंग सब्सटेंस, और जो आखिरी में बच गया उसको बोल देंगे एटम। तो डेल्टन के थ्योरी के अकॉर्डिंग any substance is made up of large number of particles, and these particles are small and hard, and these particles cannot be further divided. So atom is indivisible, overall atom neutral है, but atom cannot be divided. तो डेल्टन मॉडल के अकॉर्डिंग, वैसे बाय द वे ये एटम इज अ लैटिन वर्ड, और एटम का मतलब ही होता है कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो एटम इस वर्ड का ही मतलब है कि इसको तुम और डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो याद रखना, डेल्टन मॉडल के अकॉर्डिंग व्हाट इज एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। सो एनी सब्सटेंस, थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी इन्वॉल्व है तो मुझे लिखना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर दिस, पर लिखना पड़ेगा। एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर of small and hard indivisible particles। और ये जो indivisible particles है इसको बोलते हो एटम। this smallest particle which cannot be further divided is known as atom, which cannot be further divided is known as atom। तो नोट्स में थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही रखूंगा। विल कीप इट वेरी सिंपल, जो बेसिक रिक्वायर्ड है उतना ही देखेंगे। अब जब डेल्टन ने ये थ्योरी दिया, तो रिमेंबर, आप जब कुछ बोलते हो ना, उसके लिए उसके पीछे कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड चाहिए, नहीं तो पीपल विल स्टार्ट आस्किंग यू सो मेनी क्वेश्चंस। क्योंकि तब मॉलिक्यूल्स पता थे हमको, वाटर तो हमको बहुत टाइम से पता ही है, जब से हम लोग एग्जिस्ट करे तब से पता है वाटर एग्जिस्ट करता है। तो जब साइंस जैसे से डेवलप हुआ, हमको समझ में आ गया कि वाटर इज व्हाट, H2O मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल है। अभी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, बाय द वे बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ two or more atoms। एंड ये जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड्स। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको पता है वाटर कंपाउंड्स, क्योंकि केमिस्ट्री में तो वही होगा ना, कंपाउंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड्स? एटम मिलके क्या बन गया, मॉलिक्यूल मिलके जो बनता है उसको क्या बोलते हो, कंपाउंड। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। तो लुक, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स, और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, कंपाउंड्स का। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट और इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। देखो, आइडिया ये है कि अगर आप कुछ बोलते हो, फॉर एग्जांपल तुमने बोल दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम, तो तुमको बाकी चीजें भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जैसे अगर एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है तो फिर मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज समथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स। फिर कंपाउंड्स क्या, क्योंकि जब ये थ्योरी डेल्टन ने दिया तब ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स पता थे, तब ऑलरेडी हमको कंपाउंड भी पता था कि कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर डेल्टन ने बोल दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम, तो पीपल विल आस्क, अगर एटम स्मॉलेस्ट है तो फिर मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल क्या है, टू और मोर एटम्स कमिंग टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। फिर लोग पूछेंगे अच्छा तो फिर कंपाउंड्स क्या है,
तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। फिर यहीं पर रुकता नहीं है ना, बात यहीं पर रुकती नहीं है, बात तो यहाँ से शुरू होती है। थोड़ा सा इसका थ्योरी बैकग्राउंड लगता है तो सुनना पड़ेगा, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, क्योंकि आगे आने वाले मॉडल्स जो है वो ये नहीं पता होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी एक थ्योरी के फेल्यूर पे नया थ्योरी बनता है, फिर उसके फेल्यूर पे और नया थ्योरी बनता है। तो अब पीपल स्टार्टेड आस्किंग, फिर एक बात बताओ, अगर ऐसा तुम बोल रहे हो तो अगर मेरे पास दो एटम है सेम एलिमेंट के, जैसे दो हाइड्रोजन है दो हीलियम है, और मेरे पास दो एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर क्या डिफरेंस है? अगर मेरे पास दो एटम सेम एलिमेंट के हैं और दो एटम दो अलग एलिमेंट के, डिफरेंस क्या है? क्या हो सकता है? न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी तो याद करो तो समझ में आ जाएगा। उसने दो अलग अलग कलर्स कैसे एक्सप्लेन किए थे? साइज, he said Newton said different colors of light are due to different size of corpuscles। तो यहाँ पे भी वही है, अगर आपके पास दो एटम सेम एलिमेंट के हैं, दे आर आइडेंटिकल इन साइज एंड मास। सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element are identical। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, आर आइडेंटिकल इन साइज एंड मास, आर आइडेंटिकल इन साइज एंड मास। तो फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन साइज एंड मास। अगर एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है तो डिफरेंस क्या है? साइज का भी डिफरेंस है और मास का भी डिफरेंस है। वो हम लिखेंगे नहीं, इतना सफिशिएंट है बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो दिस वाज सो फार रफ आइडिया बिहाइंड डेल्टन मॉडल। फिर इसके फेल्यूर भी है। ये जो डेल्टन का मॉडल है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स, लेकिन हम फेल्यूर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। हम बात करेंगे अगले मॉडल की। अगले मॉडल में तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, इसने क्या बोला? एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। ओके, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम। बट उसके बाद एक मॉडल आया थॉमसन का, और थॉमसन का मॉडल बहुत लेट आया। बाय द वे, फिजिक्स में बहुत सारे डिस्कवरीज एक्सीडेंटल हुए, बहुत सारे डिस्कवरीज एक्सीडेंटल डिस्कवरीज थे। एक्सरेज भी एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए थे। ये इलेक्ट्रॉन्स भी, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ है। तो थॉमसन मॉडल से पहले हुआ क्या वो समझ लो। भाई द वे 1808, और ये एक्सपेरिमेंट जब थॉमसन कर रहा था तो 1897, और उसका जो मॉडल एक्सेप्ट हुआ वो था 1903 में। मतलब लगभग 95 ईयर्स तक हम ऐसा ही मानते रहे कि डेल्टन ने जो बोला वो सही है। तो 95 ईयर्स तक हमको लगता था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज एटम व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अब थॉमसन करने कुछ और गया, हो कुछ और गया। फिजिक्स में बहुत बार होता है, तुम करने जाते हो कुछ और ही मिल जाता है। तो आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हेनरिक हर्ट्ज, याद है क्या? हेनरिक हर्ट्ज मैंने बताया था आपको। हेनरिक हर्ट्ज भी एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहा था। हेनरिक हर्ट्ज वाज ट्राइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम गैस डिस्चार्ज ट्यूब, लेकिन एक्सीडेंटली व्हाट ही नोटिस्ड कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट कैथोड पे इमिट होता है, सॉरी इंसिडेंट होता है, तो वहां से हाई वोल्टेज स्पार्क मिलता है। हाई वोल्टेज स्पार्क मतलब जैसे बिजली गिरती है, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैथोड पे इमिटर प्लेट पे इंसिडेंट हुआ तो उस केस में वहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ इमिट हो गए, एंड देन इट गिव्स राइज टू अ वेरी हाई वोल्टेज स्पार्क। मैं अभी स्पार्क लगा दूंगा इधर से, अभी वो सब अंदर। तो सिमिलर टू दैट ये थॉमसन जो था, जीजे थॉमसन, he was not questioning Dalton's model। वो तो अपना अपना काम कर रहा था। he was studying high voltage applied to electrodes of evacuated tube। तो ये ट्यूब evacuated है, इसमें एक कैथोड है एक एनोड है,
उसको स्टडी करना था। ये वो स्टडिंग, अभी जो भी स्टडी करता है वो हमारे काम का नहीं है, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट इतना पता होना चाहिए वो कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज प्लेट और एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर स्टडी कर रहा था। तो व्हाट ही नोटिस्ड वाज समहाउ यहां से कुछ इमिट हुआ। अब समझा कैसे यहां से कुछ इमिट हुआ? तो यहाँ पे नहीं समझा, ये जो कुछ भी इमिट हुआ ये एनोड प्लेट के पास गया और एनोड के पीछे ग्लास ट्यूब था, क्योंकि पूरा का पूरा कौन सा ट्यूब है? ग्लास ट्यूब है। तो यहाँ पे टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट जनरेट हो गए, और टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट का नाम है सिंटिलेशंस। जैसे लाइट चालू हुआ बंद हुआ, चालू हुआ बंद हुआ, चालू हुआ बंद हुआ, इसको बोलते हो सिंटिलेशंस। थॉमसन was studying high voltage applied to electrodes of a evacuated glass tube, and all of a sudden he noticed large number of tiny flashes of light known as scintillation coming from behind the anode. एनोड के पीछे हमको सिंटिलेशन मिलते हैं। अगर एनोड के पीछे सिंटिलेशन मिलते हैं, स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट मिलता है, मतलब लाइट एनोड से तो नहीं आ सकता, क्योंकि एनोड से आता तो इधर जाता, उधर नहीं जाता। कहाँ जाता वो? इस तरफ। तो ये जो स्मॉल स्मॉल सिंटिलेशंस लाइट के फ्लैशेस जनरेट हो रहे थे, कहाँ से हो रहे थे? कैथोड से। उसको पहले तो लगा कि ये रेज है, तो उसने बोला ये दिस इज सम काइंड ऑफ रे, जिसको बोल दिया कैथोड रे। तो नाम यहाँ से आ गया कैथोड रे, और वो नाम हम आज तक भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हो पता है? घर में जो टीवी होता है ना, ये ऐसा फ्लैट टीवी नहीं, पुराने जमाने का टीवी और डब्बा, उसको आज भी सीआरटी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। उसमें कोई रेज नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब टीवी के स्क्रीन पे इंसिडेंट होता है ना अंदर के साइड से, तो इट जनरेट्स वेरियस कलर। अब वेरियस कलर कैसे जनरेट हुआ? अलग अलग जगह पे जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है वो अलग अलग एनर्जी का है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास ऐसा एक ट्यूब होता है, थोड़ा सा बल्ज होता है आउटसाइड, देखो अगर पुराने जमाने का टीवी थोड़ा सा ऐसा बल्ज होता है। तो अगर सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ है, और दोनों केस में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग है, तो कलर भी अलग अलग दिखाएगा। हो सकता है कि ये रेड कलर दिखा रहा हो सकता है, दूसरे पॉइंट पे ब्लू कलर दिख रहा हो सकता है तीसरे पॉइंट पे ग्रीन कलर दिख रहा हो। और अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए अच्छे से, तो वैसे तो करना चाहिए, साइंस में इंटरेस्ट तभी आता है। मेरे घर में बोलते थे कि वो टीवी के बाजू में मैग्नेट नहीं रखना, कलर खराब होता है। टीवी के बाजू में मैग्नेट नहीं रखना, कलर खराब होता है। मैं उल्टा करता था, मैं जानबूझ के जा जाके लोगों दोस्तों से मैग्नेट मांग के आता था, रखता था कि क्या हुआ देखे। और आई उसको सी कि उसके कलर एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाते थे। वाई क्योंकि अभी साइंस पढ़ने के बाद समझ में आया कि क्या हुआ वहां पे हुआ ऐसा कि जैसे मैंने मैग्नेट रख दिए, जैसे ही मैंने मैग्नेट रख दिए, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। और बेसिकली वो जो सीआरटी था, तब तो नहीं पता था कि सीआरटी का मतलब क्या है। तब तो पता था कि यार टीवी है, बस टीवी है, कुछ कलर दिखाता है, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कलर नहीं दिखाता है। बाद में समझ में आया, बहुत बाद में समझ में आया कि मैं कर क्या रहा था। ये इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि कैथोड रे ट्यूब में रे होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होता है। और जब आप मूविंग चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो फिर आपको याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब अगर तुम मूविंग चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, तो उसका डिफ्लेक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? पाथ को कर्व कर देता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जो सेंटर में आके रेड कलर दिखाने चाहिए थे, वो रेड कलर शिफ्ट हो गया ऊपर। क्यों? क्योंकि तुमने मैग्नेट लगाया, तो मैग्नेट ने क्या किया? ट्राजेक्टरी को कर्व कर दिया। ये तो हमने सीखा ना साइक्लोट्रॉन में, सीखा था। कर्वेचर कौन प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? कर्वेचर सिर्फ पाथ को चेंज करने का काम करता है। एक्सेलरेशन करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्जेस को एक्सेलरेट करवाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन पाथ चेंज करने का काम कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कैथोड रे क्यों बोलते हैं, ये पूरा स्टोरी इसके पीछे आज समझोगे। तो हुआ ये कि थॉमसन करने गया कुछ, उसने देखा कि अरे मेरे को तो यहाँ पे वोल्टेज स्टडी करना था, और पीछे से ये लाइट कहाँ से आ गई। तो उसको पहले लगा कि यार यहाँ से ना कैथोड से कुछ तो रे निकल रहा है, कैथोड रे बोल देते हैं। फिर उसने इंटेंशनली टू स्टडी
मोर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेस, उसने यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हो? दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। तो इमेजिन ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है। अगर वो रेज होते तो अभी हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में देखा, रेज के पास चार्ज होता है क्या? नहीं, तो चार्जलेस है वो। तो चार्जलेस है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होना चाहिए क्या? नहीं, वो तो सीधा जाना चाहिए। लेकिन व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो ये जो सिंटिलेशंस, मतलब जो टाइनी फ्लैशेस पहले सेंटर में मिल रहे थे, अब वो ऊपर की तरफ मिल रहे हैं। और अगर हमने इस प्लेट के पोटेंशियल को उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिया, तो यही जो है ये नीचे मिल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये जो रेस की बात चल रही है, ये रेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि फोटोन के पास चार्ज होता है क्या? नहीं होता है। तब जाके थॉमसन ने बोला कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। क्या गड़बड़ है? तो उसको समझ में आया कि ये रेस तो है ही नहीं, ये क्या है? पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। देन ही सेड कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो जो डेल्टन का थ्योरी था वो गलत था, क्योंकि डेल्टन के थ्योरी के हिसाब से एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब एटम का तो इंटरनल स्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहा है। करेक्ट। फिर बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस इसने भी एक थ्योरी दिया, बोला नहीं डेल्टन गलत गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही। तो उसने बोला कि आप देखो, डेल्टन ने क्या बोला था? डेल्टन ने ये बोला था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, लेकिन एटम एक्चुअली हैज इंटरनल स्ट्रक्चर। एटम इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर। तो जो एटम है वो सॉलिड स्फीयर जैसा है, सॉलिड स्फीयर जैसा है। लेकिन फिर अभी नेगेटिव चार्ज ही इमिट हो रहा है, तो पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा? अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट को। थोड़ा कम कर दो ना इसको, डिस्टर्ब होता है बहुत, थोड़ा कम कर दो। वेरी गुड, you are such a good student, very obedient. Okay, so the idea here is, see when you say something, अगर आप बोल रहे हो ना कि नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहे हैं, मतलब एटम हैज इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, तो पीपल विल आस्क यू छोड़ेंगे नहीं, पॉजिटिव क्यों नहीं है बताओ। वो बोला कि देखो ये ऐसा हो सकता है कि जो एटम है वो इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर, और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए फिर? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, मतलब इसी स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्फीयर खुद पॉजिटिव है, पूरा का पूरा स्फीयर क्या है? पॉजिटिव बॉल है। तो नेगेटिव क्या है? पार्टिकल्स है। और पॉजिटिव क्या है? बॉल है, सॉलिड बॉल है। और इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत हेवी है, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट है। तो बाहर कौन आ सकता है? इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन वर्ड था नहीं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। सो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर दिस सॉलिड स्फीयर। इस मॉडल का नाम बाद में बना प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, आपने अलग अलग जगह पे देखा होगा, जैसे हाइड एंड सीक बिस्किट होता है, बेस के ऊपर चॉकलेट के पीसेस होते हैं। ड्राई केक होता है, केक के अंदर चेरी होती है छोटी छोटी। तो ये प्लम, प्लम मतलब केक, और ऊपर की जो चेरी मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इस मॉडल का नाम बन गया प्लम पुडिंग। एक्चुअली उसने वहीं से ये एनालॉजी लिया था। ही सेड कि ये ऐसा है कि प्लम पुडिंग जैसा है, पॉजिटिव चार्ज एक बेस है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्जेस। फिर नेगेटिव चार्जेस दे आर लाइट इन वेट एंड पॉजिटिव चार्जेस वेरी मैसिव, वेरी हेवी। इसलिए इसलिए तो फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा ना, कौन आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और इस नेगेटिव चार्ज को पहली बार नाम दिया इलेक्ट्रॉन। किसने दिया? थॉमसन ने। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, this negatively charged particles are light in weight, they are distributed over a uniformly charged positive sphere, and this electrons, since this negatively charged particles are known as electrons, and electrons are emitted from cathode. क्यों? बिकॉज दे आर लाइट इन वेट कंपेयर टू पॉजिटिव चार्जेस। तो ये उसका था प्लम पुडिंग मॉडल। बाद में ये फेल भी हो गया। ये फेल होने का रीजन था, इसका जो फेल्यूर था उसका सबसे बड़ा रीजन था कि अगर ऐसा आप एटम को अज्यूम करते हो तो फिर वो एटम स्टेबल नहीं होता। दिस इज नॉट अ स्टेबल एटम। क्यों नहीं होता आगे समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। लेकिन दूसरा रीजन था
उस टाइम तक 1903, ये लगभग आज से 118 साल पहले की बात है, ज्यादा दूर नहीं है ये। तब तक साइंस में 100-200 साल कुछ नहीं होता है। तब तक तब तक बाल्मेयर नाम का साइंटिस्ट था जिसको पता था कि हाइड्रोजन एटम रेडिएशन इमिट करता है, और उस पर पूरी सीरीज बनेगी। आई एम नॉट मैड, मैं तुमको इतना बेसिक पूरा कहानी बता रहा हूँ। फिजिक्स को स्टार्टिंग में अगर तुम बेस नहीं समझोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ये लीमेन बाल्मेर पास्चेन ब्रैकेट फूड कहाँ से आ गए? 5 सीरीज है, 5, उसमें से बाल्मेर सीरीज जो है वो विजिबल में आता है। लाइमेन जो आता है वो अल्ट्रावायलेट है। उसके बाद बाल्मेर विजिबल है। उसके बाद जो भी है, पास्चेन है, ब्रैकेट है, फूड है, ये सारे के सारे आईआर में जाते हैं जो हमको दिखते नहीं है। तो पैरेलली व्हेन व्हेन थॉमसन गेव हिज मॉडल, तो उस टाइम बाल्मेर ने ऑलरेडी बता के रखा था कि अगर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम एमिट्स रेडिएशन। उसने तो वेवलेंथ भी बता के रखे थे विदाउट एनी फॉर्मूला, खुद के कैलकुलेशन करके बताए कि ये वेवलेंथ आने चाहिए। वो कैसे आने चाहिए वो देखेंगे हम लोग बाद में। तो इसका मतलब बाल्मेर के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। अब इसे आदत डाल लो ये सुनने की, अब लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो अकॉर्डिंग टू बाल्मेर, हाइड्रोजन आइटम हमको एक लाइन देता है, फिर कुछ नहीं देता है, फिर दूसरा लाइन आता है, फिर वापस कुछ नहीं होता है, फिर तीसरा लाइन आता है। मतलब ये स्पेक्ट्रम कौन सा है? ये लाइन स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। मतलब वेवलेंथ इमिट होगा, फिर नहीं होगा, और फिर दूसरा वेवलेंथ इमिट होगा, और फिर नहीं होगा, फिर तीसरा वेवलेंथ इमिट होगा। तो अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट था, डेफिनेटली एक चीज समझ लो तुम कि लाइट कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? मैटर से आएगा। मैटर किससे बना है? एटम से बना है। एटम किससे बना है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बना है। मतलब अल्टीमेटली लाइट कहाँ से आ रहा है? एटम से आ रहा है। तो फिर जो भी मॉडल पुट फॉरवर्ड होगा, चाहे वो डेल्टन का हो, चाहे वो थॉमसन का हो, चाहे वो रदरफोर्ड का हो, चाहे वो बोर्स का हो, तो उसने ये एक्सप्लेन करना ही है कि ऐसे लाइंस क्यों दिखते हैं, क्यों हमको ब्लू दिखता है फिर कुछ नहीं दिखता है, फिर हमको ग्रीन दिखता है फिर कुछ नहीं दिखता है। तो जो मॉडल है किसका? थॉमसन का, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑल्सो। तो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब 2 फेल्यूर हो गए। एक तो स्टेबिलिटी, क्योंकि ये एटम स्टेबल नहीं है, राइट? क्यों स्टेबल नहीं? उसका भी रीजन है। अगर अगर आप बोल रहे हो कि एटम एनर्जी इमिट करता है, फोटोन इमिट करता है, तो इसका मतलब कौन इमिट करता है फिर? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज इमिट करता है। तो नेगेटिव चार्ज कैसे इमिट करेगा? मतलब नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। क्योंकि आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, कौन सा मोशन है? वो एक्सीलरेटेड मोशन है। और जब जब चार्ज पार्टिकल का एक्सीजन होता है वो क्या इमिट करता है? एनर्जी इमिट करता है। मतलब चार्ज पार्टिकल अपना एनर्जी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। मतलब एटम का एनर्जी क्या होगा? कम होता जाएगा। ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, उसका एनर्जी तो वैसे ही रहता है हमेशा। दिस इज वन मोर फेल्योर, राइट? तो बेसिक बेसिक आइडिया क्लियर रखो। एंड अगेन आई विल से द सेम थिंग, हम लोग यहाँ पे ज्यादा थ्योरी में जाएंगे नहीं, रदरफोर्ड मॉडल तक नहीं जाएंगे। डेल्टन और थॉमसन का मॉडल सिर्फ कनेक्शन के लिए होता है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर। तो थॉमसन के मॉडल में सबसे बेसिक आइडिया क्या था? ये जो कॉन्सेप्ट था किसका? डेल्टन का। ये लगभग लगभग 100 साल तक हम लोग समझते रहे कि सही है। बट देन थॉमसन थॉमसन was performing some experiments related to what? मैंने 2-3 बार बताया, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स, रिलेटेड टू इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स वेयरिन, मतलब जहां पे एक वोल्टेज लगाया था किसके अक्रॉस? कैथोड एंड एनोड, वेयरिन अ वोल्टेज वाज अप्लाइड, wherein a voltage potential difference was applied between cathode and anode, and all of a sudden he noticed
he noticed some tiny flashes of light. इसको क्या बोलते हैं? Scintillations. Tiny flashes of light known as scintillations. Scintillations coming from, कहां से आ रहे थे? coming from glass tube behind anode. एनोड के पीछे से स्मॉल फ्लैशेस आ रहे थे. तो स्मॉल फ्लैशेस प्रोड्यूस किसने किए होंगे? कैथोड ने. तो देयरफॉर these scintillations must be produced by, these scintillations must be produced by, किसने प्रोड्यूस किया? must be produced by, किसने प्रोड्यूस किया? कैथोड. And hence they were called as cathode rays, and they were called as cathode rays. But then further experiments, Mr. Lokesh. इसके बाद क्या हुआ मिस्टर लोकेश? थ्योरी तो करना ही पड़ेगा, तुमको फिजिक्स पसंद हो नहीं हो, थ्योरी के बिना फिजिक्स नहीं है. ऐसा ही नहीं फिजिक्स में कुछ आता है. मेरा तो काम ही कम होगा ना. मैं बोलूंगा चलो डायरेक्टली आ जाते हैं नील्स बोर के मॉडल पे, चलो फटाफट परसों तक चैप्टर खत्म कर देते हैं. मेरे क्या जरूरत है इतना बोलने की? 1 घंटा यहाँ रुक के बोलने के लिए, ये सब बताने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो क्यों बेसिक क्लियर करो क्यों. अब बताओ मेरे को. इसको कैथोड रे बोला, फिर क्या किया? फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया. मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं. फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, I will not write a lot here. I just give you background and we'll move ahead with next model. So further investigation revealed that these were not rays. Rays नहीं थे तो कौन थे? But negatively charged particles. But negatively charged particles. थॉमसन ने इसका नामकरण कर दिया. थॉमसन called these particles as electrons. वो ही इलेक्ट्रॉन जो अब हम अच्छे से पहचानते हैं. इसको मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम. चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. राइट. तो ये सब हो गया. इसका मतलब this means Dalton's atomic model is incorrect because atom has internal structure. मतलब atom can further be divided into positive and negative charges. So this means that atom can further be divided. बड़ बंद कर दो. किस में डिवाइड करोगे? further be divided into negative and positive charges. Into negative and positive charges. यहां से शुरू होता है थॉमसन का मॉडल. तो यहां से आगे थॉमसन ने अपना मॉडल पुट फॉरवर्ड किया. बताओ तो उसका मॉडल क्या था? एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. और जो एटम है ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है. राइट. सो एटम इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर. is in the form of solid sphere in which the solid sphere is positive charge, positive charge या positively charged भी बोल सकते हो. and electrons are negatively charged होता है, are negatively charged and embedded. What is the meaning of embedded? And embedded in the positive charge. पुडिंग जैसा है. कैसा है?
पुडिंग जैसा, हाइड एंड सीक बिस्किट में जो चॉकलेट के पीसेस होते हैं वो कैसे बेस चॉकलेट बेस बिस्किट में होते हैं वैसा ही, जैसे चेरी के पीसेस केक में होते हैं वैसा ही। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज एंड एमिटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में और छोटे छोटे पीसेस है, देखो यहाँ पे दिखा के रखा है। यहाँ तक क्लियर? अब डेफिनेटली थ्योरी फेल हो गया तो उसके फेलियर्स तो मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा ओरली ये फेल क्यों हुआ, बता दिया मैंने आपको, पता है ना? नहीं, मॉडल तो प्लम पुडिंग है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते तो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ। दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। बात प्लम पुडिंग मॉडल की नहीं है, बात है इस प्लम पुडिंग मॉडल के फेल होने की। ये फेल क्यों हुआ? इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain stability of atom and it could not explain observed spectra। तो हमको जो ऑलरेडी स्पेक्ट्रल लाइंस पता थे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि why such an atom or any atom like hydrogen should emit only this particular wavelength। तो ऐसे एक वेवलेंथ है फिर नहीं है, फिर दूसरा है फिर नहीं है, ऐसा क्यों होना चाहिए? तो कुड नॉट एक्सप्लेन। तो फिर इसका मतलब ये कि ये मॉडल भी सही नहीं है। तो फिर रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया जिसको आप बोलते हो रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। Rutherford suggested an scattering experiment of alpha particles from nucleus या फिर from atoms of gold। अब ये गोल्ड एटम क्यों लिया वो सब समझेगा धीरे धीरे। दिस इज द ब्रेक थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट के बाद इस चैप्टर का बेस है। तो अभी तक सिर्फ स्टोरी था, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, अब इसके आगे थोड़ा फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। तो रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सिर्फ सजेस्ट रुदरफोर्ड ने किया है, परफॉर्म उसने नहीं किया है, परफॉर्म किया गीगर मार्सडेन ने। तो इसका और एक नाम भी है, इसको बोलते हैं गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। गीगर एंड मार्सडेन ये रुदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे। तो रुदरफोर्ड ने बोला ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, वो करते गए और रिजल्ट जो भी आए उसका एनालिसिस रुदरफोर्ड ने किया और रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल बता दिया। वो क्या है हम देखते हैं। तो याद रखना फिजिक्स में दो दो एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन डेविसन एंड जर्मर, कल ही देखा था हमने। डेविसन एंड जर्मर क्या करता है? इट टेल्स अस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर वेव्स, क्योंकि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा था किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने हमको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल के साथ साथ क्या है? वेव्स है। और यहाँ पे गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट मतलब ही रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहले पूरा एक्सपेरिमेंट समझ लो, फिर उसके कंक्लूजन पे आएंगे हम लोग और समझेगा कि फिर ये जो थॉमसन मॉडल है वो गलत क्यों है। तो सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट था और इसके आगे इंपॉर्टेंट है, आई शुड नॉट बी टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसमें एक डिटेक्टर है इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर, स्पेरिकल डिटेक्टर है। इस स्पेरिकल डिटेक्टर पे एक माइक्रोस्कोप लगा के रखा है। माइक्रोस्कोप क्यों लगा के रखा है? वेरी सिंपल रीजन। जैसे अगर आपको याद होगा, जो होना चाहिए याद, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रॉन्स को किसके हेल्प से मेजर किया था? भूल गए? डिफ्रैक्शन पैटर्न तुमको लाइट का दिखता है, इलेक्ट्रॉन का दिखता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हुआ तो कैसे समझेगा? करंट मेजर करेंगे, गैल्वेनोमीटर। तो कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुए उसको कहाँ भेज दिया आपने? गैल्वेनोमीटर में। उससे क्या मेजर किया आपने? करंट। अब ये जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, नंबर वन पहली बात तो समझ लो कि यहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तब ऑलरेडी क्या बात चल रही थी कि सिंटिलेशन है, मतलब क्या है? टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट है। तो अगर वो दिख रहा है, लाइट का फ्लैशेस दिख रहा है, तो फिर वही हमने डिटेक्टर लिया। मतलब होता क्या है बेसिकली, जो डिटेक्टर है ना, इसके इनर वॉल पे कोटिंग होता है। देयर इज सम मटेरियल कॉल्ड एज फ्लोरोसेंट मटेरियल, देयर इज सम प्रॉपर्टी कॉल्ड एज फास्फोरेंस। जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल जाके हिट करेगा तो वहां पे क्या जनरेट होता है? लाइट।
यू शुड नो ऐसे मटेरियल्स है जिसपे कोई पार्टिकल जाके इंसिडेंट हुआ तो वो लाइट जनरेट करता है। तो ये जो डिटेक्टर था उस जमाने में, ये ऐसा डिटेक्टर था कि जब इस पे कोई भी पार्टिकल आके इंसिडेंट होगा तो क्या जनरेट होगा, लाइट। फिर हम लाइट को देख सकते हैं, तो ये माइक्रोस्कोप है। तो दिस डिटेक्टर इज नथिंग बट अ माइक्रोस्कोप। तो एक्चुअली गीगर एंड मार्सडेन उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे एफर्ट्स लिए थे, क्योंकि उन्होंने हर एक एंगल पे मेजर किया कितने फ्लैशेस ऑफ लाइट जनरेट हो रहे हैं। 0 एंगल पे 100, 0.01 एंगल पे 10, 0.02 एंगल पे इतने। तो दे वर मेजरिंग, दे वर काउंटिंग नंबर ऑफ फ्लैशेस। ये डिटेक्टर के अंदर क्या रखा था, डिटेक्टर के अंदर था एक गोल्ड का फॉइल। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों, वो बताऊंगा मैं। फिर हमारे पास एक सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। मतलब उसमें 2 प्रोटॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है। तो ये जो है ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियो एक्टिविटी क्या है ये भी इसी चैप्टर में तुम सीखोगे। तो यहाँ से हर सेकेंड में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने क्या यूज किया था, इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था, टंगस्टन फिलामेंट से। इलेक्ट्रॉन गन था वहां पे। जैसे करंट पास करोगे टंगस्टन फिलामेंट का हीटिंग होगा, और हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर एंड दे गो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। फिर उसको एक साथ लाने के लिए कॉलीमेटर यूज किया था। उसको कॉलीमेटिंग एनोड बोला था, क्योंकि वो कॉलीमेटर को पॉजिटिव पोटेंशियल देके रखा है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे भी एक कॉलीमेटर है। सिर्फ यहाँ पे जो कॉलीमेटर है वो कॉलीमेटिंग एनोड नहीं है, वो कॉलीमेटिंग कैथोड है। क्योंकि यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स इमिट होंगे, पॉजिटिव। तो ये कॉलीमेटर है। मैं इसको ना कॉलीमेटिंग कैथोड बोलूंगा, ना मैं इसको कॉलीमेटिंग एनोड बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का काम एक ही होता है, जो डाइवर्जिंग पार्टिकल्स होते हैं उसको कॉन्वर्स करना और सिंगल फोकस बीम बनाना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन इमिट हो रहा है पता है आपको, कौन इमिट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक सीधा जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमको इन सबको फोकस करना है तो कौन करेगा, कॉलीमेटर फोकस करेगा। अब यहाँ से जो भी अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए हैं वो जाके इंसिडेंट होंगे किस पे, गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड फॉइल पे। अब गोल्ड ही क्यों, उसका भी रीजन है। तो उसका रीजन थोड़ा केमिस्ट्री पता होना चाहिए। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। छोड़ दो एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एंड नहीं बोल सकते, और प्रोटॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज नोन एज मास नंबर। अब थोड़ा सा वंस एंड फॉर ऑल इसको, इस फंडे को एकदम क्लियर कर लो अब, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है बाद में। देखो एटॉमिक नंबर क्यों बोला, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमको एटम का बराबर बताता है कि ये कौन सी टाइप का एटम है। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बोरॉन है, ये बेरिलियम है। क्योंकि मैंने अगर आपको बोला हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितना है, एक ही है, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल। तो एक प्रोटॉन वाला कौन सा एटम होता है, हाइड्रोजन। मैंने बोला ऐसा एटम है जिसमें 2 प्रोटॉन है, 3 है लिथियम, 11 है सोडियम। तो इसको एटॉमिक नंबर क्यों बोला, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन ये टाइप ऑफ एटम बताता है कि कौन सा एटम है ये। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। किसको, इलेक्ट्रॉन नंबर को या फिर प्रोटॉन नंबर को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हुआ तो एटम चेंज हो गया, एलिमेंट चेंज हो गया। हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोडियम में 11, कार्बन में 7। बराबर। और मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि मैं अभी तक कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ, मोर देन 99% ऑफ द मास कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन कौन है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को क्या बताते हैं, मास बताते हैं, किसका, एटम का। तो क्या बोलोगे उसको, मास नंबर।
और ये याद रखना तुम्हारे लिए ऑब्लिगेशन है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी तुमको दिक्कत होगी। मैंने पूछ लिया, बताओ आइसोटोप क्या है? सेम एलिमेंट रहता है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर सेम नहीं है। आइसोटोन्स क्या है? आइसोबार्स क्या है? हाँ, ये आइसोटोन, आइसोबार और आइसोटोप में कंफ्यूजन होने का सिंपल रीजन ये है कि आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर ही नहीं पता अच्छे से। तो पहले वो सीख लो, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे गोल्ड क्यों लिया? सपोज गोल्ड नहीं लेते, गोल्ड का फॉइल नहीं लेते, कोई और ले लेते, सोडियम का फॉइल ले लेते, मान लो सोडियम का ले लिया। ये कौन है? अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अल्फा पार्टिकल में कौन कौन है? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। सपोज मैं अगर गोल्ड की जगह पे सोडियम ले लेता, ये सोडियम का न्यूक्लियस है। ओ ओ ओ ओ ओ जस्ट अ मिनट, ये हैंग होगा, ज्यादा ग्राफिक्स हुआ तो ये रुक जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा सा स्मॉल ब्रेक। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई तो सीरीज में था ऐसा, क्या पता किसमें था, याद नहीं। ओके। हम्म। देन वो गायब हो गया। कौन गायब हो गया पता है? हाँ, वो बोला कि ये मेरी पोल खोल करने वाले हैं, उससे पहले ही मैं गायब हो जाता हूँ। तो एनीवेज, तो कभी कभी फिजिक्स में जब थ्योरी आता है ना, तो मुझे थोड़ा सा लाइट रहना पड़ता है, अदरवाइज आप लोग सो जाओगे। तो अभी ध्यान दो यहाँ पे। तो why gold was taken to be टारगेट? बम्बार्ड किसको कर रहे हो? अल्फा पार्टिकल को। किससे कर रहे हो? सॉरी, ये किस पे कर रहे हो? गोल्ड पे। अगर गोल्ड नहीं होता, मान लो सोडियम होता, ये न्यूक्लियस था हीलियम का, मतलब अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 11 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन। तो ये टारगेट है, टारगेट पे कौन आएगा? अल्फा पार्टिकल आएगा, राइट। अब तुमको वेरीफाई क्या करना है? तुमको वेरीफाई करना है कि जो थॉमसन ने बोला वो सही था कि नहीं। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम इज अ सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे है? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, करेक्ट। अब इमेजिन, हमने अल्फा पार्टिकल को सोडियम के ऊपर बम्बार्ड कर दिया। सोडियम का न्यूक्लियस खुद ही लाइट है, तो जब ये 2 प्रोटॉन जाएंगे, इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो क्या होगा? कि जैसे ही इंटरेक्शन हुआ, ये खुद सरक गया जगह से। देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा साइंस में ना इनडायरेक्ट चीजें कैसी होती है, तुम वो थोड़ा सोचना चालू करो। सपोज थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल सही होता और तुमने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर दिए, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है। तो ये अल्फा पार्टिकल, ये एटम से आर पार हो सकता है क्या? हो सकता है ऐसा? सॉलिड स्फीयर से कोई भी जैसे आर पार हो सकता है क्या? मैं तुमको बोलता हूँ दीवार है, जाओ इससे बाहर जाओ, जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट है, तो ये सॉलिड स्फीयर है। अगर सॉलिड स्फीयर है, तो अगर मैं उस पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहा हूं, और अगर मैं सॉलिड स्फीयर के पीछे डिटेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे डिटेक्टर था, तो मुझे 0 एंगल पे 0 अल्फा पार्टिकल मिलना चाहिए, क्योंकि एक भी अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं करेगा, एक भी अल्फा पार्टिकल इसके आर पार नहीं जाएगा। अब अगर मैं लाइट पार्टिकल ले लेता, टारगेट ही लाइट है, तो क्या होगा? टारगेट अगर खुद लाइट वेट है, तो इंटरैक्शन की वजह से ये खुद सरक गया जगह से। इंटरैक्शन मतलब रिपल्शन फोर्स के खुद जगह से सरक गया, फिर तो ये सीधा जाएगा ही ना। ये आ रहा था, इंटरैक्शन हुआ, फिर इंटरैक्शन से इसका रिपल्शन हो गया, रिपल्शन से ये सीधा निकल गया।
सीधा निकल गया तो कहाँ जाएगा, डिटेक्टर के पास जाएगा, तो फिर हमको जीरो एंगल पे मिलेगा क्या, यस मिलेगा, राइट। तो जीरो एंगल पे हमको अल्फा पार्टिकल क्यों मिले, क्योंकि जो टारगेट था वो खुद अपनी जगह से सरक गया। अब तुम किसको शूट कर रहे हो, सरक गया तो टारगेट तो लगेगा नहीं, पीछे आके किसी को लग जाएगा, बराबर। वही वही स्टोरी है इधर। तो अब इसके लिए हम ये नहीं ले सकते हैं, ये ले नहीं सकते तुम, क्योंकि ये क्या होता है, ये खुद सरक जाता है अपनी जगह से, हमको जो रीडिंग मिलता है वो गलत मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, हेवी लेंगे, हेवी। तो गोल्ड का आपको पता होना चाहिए, यू नो व्हाट इज मास एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, 79। 79, इट इज टू हेवी, टू बल्की। तो इतनी आसानी से ये सरकेगा नहीं, ये दो ही प्रोटॉन है, उसमें कितने हैं, 79। तो गोल्ड में 79 प्रोटॉन्स है, तो वो अभी जब आप अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर रहे हो गोल्ड के फॉइल पे, तब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से पेनिट्रेट हो नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड का न्यूक्लियस जो है वो हेवी है, वो अपनी जगह छोड़ के जाएगा नहीं, बराबर। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, 0 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल मिलने चाहिए, 0, है ना, है ना मिस्टर ग्रीन ब्लू ग्रीन। तो मिस्टर ग्रीन ब्लू ग्रीन, बात ऐसी है, क्योंकि ये हेवी है, कौन हेवी है, गोल्ड। गोल्ड का न्यूक्लियस हेवी होने की वजह से जब अल्फा पार्टिकल इंटरैक्ट करेगा तो रिपल्शन फोर्स होगा, लेकिन ये इतना हेवी है कि ये अपनी जगह छोड़ कर जाता है, वहीं पर रहता है। इसका मतलब ये है, जो आपके पास अल्फा पार्टिकल था गायब हो गया, उसको डर लग गया, ये जो अल्फा पार्टिकल था ये पेनिट्रेट करके तो जाएगा नहीं अब, तो हमको 0 डिग्री पे एक भी डिटेक्शन मिलना नहीं चाहिए। होता एग्जैक्टली उल्टा है, हमको 99% से ऊपर डिटेक्शन 0 डिग्री पे मिलते हैं। और दूसरा दूसरा ये, अगर पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा एरिया में स्प्रेड हुआ है, तो याद रखो, जितना ज्यादा चार्ज जितने छोटे रीजन में होता है उतना ही फोर्स ज्यादा होता है। If more charge is concentrated in a very small space, then the force is more. But if the same charge is in large space, then the force is small. और अगर फोर्स स्मॉल है तो स्कैटरिंग भी स्मॉल एंगल पे मिलना चाहिए। मतलब हमको जो ये अल्फा पार्टिकल्स है, इस ये अल्फा और ये गोल्ड के न्यूक्लियस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से आपको पता है रिपल्शन मतलब क्या होता है, पता है, व्हाट इज रिपल्शन, व्हाट इज रिपल्शन, रिपल्शन इज रिपल्शन। तो रिमेंबर, अगर पॉजिटिव चार्ज एक बड़े रीजन में है तो फिर स्कैटरिंग के एंगल्स छोटे होते हैं, छोटे मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, बस उसके ऊपर नहीं नॉर्मली। तो दो चीजें हमको एक्सपेक्टेड थी, एक तो 0 डिग्री पे एक भी डिटेक्शन मिलना नहीं चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो गया, 99% अल्फा पार्टिकल कहाँ मिले आपको, 0 डिग्री पे। दूसरा, अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट है तो हमको बाकी के जो अल्फा पार्टिकल्स है उसका स्कैटरिंग एंगल कितना मिलना चाहिए, स्मॉल एंगल, 2, 3, 4, 5। लेकिन हमको 90 डिग्री पे भी मिलता है, हमको 180 पे भी मिलता है। 90 डिग्री पे मतलब ये पार्टिकल आया और ऐसा गया, और 180 मतलब आया और वापस आ गया। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब पॉजिटिव चार्ज एक वेरी स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो। इसका मतलब जो थॉमसन बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एक बड़े सॉलिड स्फीयर में है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, एक बहुत छोटे रीजन में है। उस छोटे रीजन को नाम दे दिया इसने न्यूक्लियस। तो जैसे इलेक्ट्रॉन नाम ये थॉमसन ने दिया था, वैसे न्यूक्लियस नाम ये रुदरफोर्ड ने दिया। तो रुदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमको ये बात समझ में आ गई कि जो थॉमसन बोल रहा था दैट पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट द सॉलिड स्फीयर, वो गलत बात है। तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इन अ वेरी स्मॉल रीजन राइट एट द सेंटर ऑफ द एटम। और एक चीज लास्ट बेंच, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो वो ड्राइंग आपको एग्जाम में करने के लिए बहुत काम में आएगा। यहाँ पे एटम का जो साइज है वही साइज किसका है, पॉजिटिव चार्ज का है। किसके मॉडल में, थॉमसन के मॉडल में।
लेकिन रुदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज का साइज बहुत छोटा है और एटम का साइज बड़ा है। तो रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कितने एंगल पे कितना स्कैटरिंग हुआ, इससे हम न्यूक्लियस का साइज भी बता पाए, 10⁻15 मीटर, 1 फेम्टोमीटर, और एटम का साइज भी बता पाए, 10⁻10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब हमको एक चीज और समझ में आ गई कि न्यूक्लियस में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस कहाँ पे, सेंटर ऑफ द एटम पे। एडिशनली हम ये भी बता पाए कि न्यूक्लियस का साइज है 10⁻15 मीटर, मतलब वो 1,00,000 गुना छोटा है किससे, एटम से। नंबर 3, तीसरा भी हम एक चीज बता पाए, ये नेगेटिव चार्जेस से क्यों बाहर आए थे, पॉजिटिव क्यों नहीं आए थे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या था, हेवी था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मास इज कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। इसका मतलब न्यूक्लियस में मैक्सिमम मास है एटम का, तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट इज द वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस कंटेन्स मोर देन 99% ऑफ द मास ऑफ एटम। तो ब्रेक थ्रू नंबर 1, nucleus or the positive charge is not solid sphere, it is a very small region at the center. Breakthrough number 2, from different scattering angles we can estimate what is the size of nucleus, 10⁻15 meter. Breakthrough number 3 अभी बताया मैंने, अभी बताया मैंने, साइज तो हो गया ना। Most of the mass comes from the nucleus of atom. And क्योंकि देखो सिर्फ नेगेटिव चार्ज के बारे में बताओगे तो सही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव बताओगे तो भी सही नहीं, क्योंकि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो रुदरफोर्ड ने सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की बात की, तो लोग पूछेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए फिर, नेगेटिव चार्ज कहाँ है? तो बोला देखो जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। जैसे उसने ये बोला फंस गया बेचारा, क्योंकि अगर ऐसा है तो गया, एटम इज नॉट स्टेबल। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन यूनिफॉर्म होने के बाद, इवन दो द मोशन इज यूनिफॉर्म, वहां पे एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, और चार्ज पार्टिकल जब एक्साइटेड हो तो वो एनर्जी इमिट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, एनर्जी इमिट करना चाहिए। मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये एटम का मॉडल स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं तो एटम स्टेबल नहीं है। एटम स्टेबल नहीं है तो ना मॉलिक्यूल बनेंगे, ना तुम बनोगे, ना मैं बनूंगा। मैं बना हो, तुम बने हो, तुम बैठ के फिजिक्स सुन रहे हो, मतलब वो गलत है। मतलब ओ वेरी गुड, वेरी नाइस रिंगटोन। तो इसका मतलब ये जो एटॉमिक मॉडल था रुदरफोर्ड का, वो क्या है, वो अनस्टेबल है। फेलियर नंबर 2 अगेन, बार बार वही आता है, स्पेक्ट्रा। क्योंकि तब भी हमको बाल्मेर के सीरीज पता थे, तो फिर जो ये जो मॉडल था रुदरफोर्ड का, रुदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। किसने एक्सप्लेन किया, नील्स बोहर ने। तो वो अगला एक्सेप्टेड मॉडल है, वो हम देखेंगे कल।